Hello everyone, I am Ankita Urgulevar, a biology educator at Rajat Academy. As there are 4 months remaining before the NEET exam, so I'll give you an effective strategy to crack it. पहला चीज, there are 3 subjects in NEET exam. पहला है physics, दूसरा है chemistry और तीसरा है biology. अभी आप ये 3 सब्जेक्ट में से प्रेफरेंस किसको दोगे सॉल्व करते टाइम? तो हमको ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो हमको कॉन्फिडेंस दे फर्स्ट आवर में, बिकॉज जो आप कॉन्फिडेंस लेके चलोगे फर्स्ट आवर में वो कंटिन्यू रहेगा टिल 3 आवर्स. तो ऐसा सब्जेक्ट हम चूज करेंगे जो हमको ईजी लगता है. दूसरा चीज हमको बहुत अच्छे से आता है परफेक्टली. तीसरा चीज हमारे उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. तो पीसीबी वाले बच्चे विल ऑप्ट बायोलॉजी फर्स्ट, उसके बाद आप ऑप्ट करोगे केमिस्ट्री, उसके बाद आप ऑप्ट करोगे फिजिक्स. इसके पीछे का रीजन ये है कि बायोलॉजी अगर आप पहले ऑप्ट करते हो तो इसका परसेंटाइल कैलकुलेट होता है रैंक के लिए. अगर किसी 2 बच्चों का रैंक सेम है या नंबर सेम आए हैं, मार्क्स सेम आए हैं, तो उसमें से पहले बायोलॉजी को प्रेफरेंस दिया जाता है. दूसरा एडवांटेज ये है कि बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होते हैं. अब 90 क्वेश्चंस में से देयर आर हाई चांसेस कि हमारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहे तो 70% हम लोग इसमें स्कोर कर सकते हैं. पर हमको स्कोर करना है इसमें 90 में से एटलीस्ट वी शुड सॉल्व 85 क्वेश्चंस. सेकेंड स्ट्रेटेजी ये है कि एनसीईआरटी को पढ़ना है लाइन टू लाइन. रीड एनसीईआरटी लाइन टू लाइन. व्हाई? बिकॉज उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं. आपका बेस कहीं नहीं जा रहा. बेस अगर क्लियर है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाएगा. इट विल बी ट्विस्टेड क्वेश्चन. देयर विल बी ट्विस्टेड क्वेश्चन इन नीट एग्जाम. You just have to focus on the concept. You have to read the statement correctly and then you have to answer. Third very important tip that कि अगर आप ये जो अभी 4 मंथ का कोर्स है, मतलब 4 मंथ है आपके पास नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो अभी पहले मंथ में यानी कि जनवरी के मंथ में सबसे वीक टॉपिक को चूज करना है. क्यों चूज करना है? जब टाइम ज्यादा होता है तो हम वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और फिर जब टाइम कम होता है तो हमने ऑलरेडी जो प्रिपेयर किया उसी को हम कंटिन्यूसली रिवाइज करेंगे. तो यू विल चूज वीक टॉपिक्स. थर्ड थिंग, आपको मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं. मेजर बोल रही हूँ मैं 12th के एज वेल एज 11th के. 12th के जो मेजर टॉपिक्स है उसमें से पहला टॉपिक पूरा जेनेटिक यूनिट आता है. अब ये जेनेटिक्स यूनिट में सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा मेजर टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो ये जो 2 टॉपिक्स है इसके अंदर बहुत ही बेस बताया हुआ है. दिस कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट गिवन इन दिस चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिगार्डिंग बायोलॉजी सब्जेक्ट. सो आपको ये 2 चैप्टर के बेस एकदम स्ट्रॉन्ग चाहिए. दूसरा यूनिट 12th स्टैंडर्ड का है इकोलॉजी. अब इकोलॉजी में आइडियली 3 चैप्टर है पर उसमें से 2 चैप्टर आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. पहला है इकोसिस्टम और दूसरा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग अभी मेजर टॉपिक 11th के देखते हैं. 11th के लिए हमको जो टॉपिक्स करने वाला है, पहला यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी. अब ह्यूमन फिजियोलॉजी आइडियली अगर नीट में मान लीजिए आपका नंबर लग जाता है, एमबीबीएस सीट मिल जाता है, तो आगे जाके आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. एवरीथिंग अबाउट ब्रीदिंग, एवरीथिंग अबाउट सर्कुलेशन, हार्ट के बारे में आप पढ़ोगे, एक्सक्रीशन का पढ़ोगे, एक्सेट्रा. तो सबसे पहला यूनिट जो आप उठाओगे 11th स्टैंडर्ड का, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. नीट में सबसे ज्यादा वेटेज जो चैप्टर या यूनिट को है वो ये है. इसको लगभग 20% का वेटेज दिया हुआ है. 20% का वेटेज. तो 90 का 20% आप करोगे तो उतने क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से आएंगे. आइडियली ह्यूमन फिजियोलॉजी कम्स फॉर 72 मार्क्स आउट ऑफ 360. सो यू टारगेट दिस यूनिट फर्स्ट. दूसरा प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी में आपको आएगा फोटोसिंथेसिस और दूसरा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो 8th स्टैंडर्ड से लेके आप 12th तक पढ़ते हो. इसका बेस हर चैप्टर में यूज हुआ है. दूसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. इसमें जो माइटोसिस मियोसिस के बारे में बताया है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इज यूटिलाइज्ड इन वन ऑफ द 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर. थर्ड है वेरी
important chapter, that is biomolecules. I am focusing on this chapter because there is a reason behind it. So biomolecules एक ऐसा चैप्टर है जो बायोलॉजी में भी यूज होने वाला है और केमिस्ट्री में भी यूज होने वाला है. अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हो तो यू कैन अटेंड क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन एज वेल एंड केमिस्ट्री सेक्शन एज वेल. तो यहाँ पर ऐसा चीज होगा कि ये चैप्टर की वजह से आपके मार्क्स एकदम सिक्योर हो जाएंगे. ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है समझने के लिए, बट अगर कंटिन्यूस रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा. तो ये वाला चैप्टर को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी. अब इसमें बायोमोलिक्यूल्स का जो बेसिक है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड के बारे में बोला गया है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बोला गया है, यही चीज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर में स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट है. उसमें फिर से आप इधर भी डीएनए पढ़ने वाले हो, आप वो चैप्टर में भी डीएनए पढ़ने वाले हो. तो आपने अगर एक ही बार अच्छे से कर लिया तो आप उसके क्वेश्चंस एकदम इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. नेक्स्ट इज मेकिंग शॉर्ट नोट्स. आपको इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आपको आगे रिविजन के लिए काम आए. ज्यादा मैटर लिखना नहीं है. ये शॉर्ट नोट्स में आप ऐसा मैटर यूज करोगे जो आप अक्सर भूलते हो, विच यू फॉरगेट कंटिन्यूअसली. तो आप ऐसे नोट्स बनाओगे जिसमें आप भूलते ज्यादा हो. उसको बार बार अगर आप देखोगे, उसको बार बार अगर आप रिवाइज करते हो तो आपका वो टॉपिक एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. कॉन्सेप्चुअली इट विल बी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट इज, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगी टिप्स. अभी ये कौन से टिप्स है, तो ये ऐसे टिप्स है जो आपको यहाँ से लेके पूरे 4 महीने तक फॉलो करना है. सो पहली टिप ये है कि 200 to 300 MCQs पर चैप्टर आपको सॉल्व करना है. अगर आपने ये किया, कॉन्सेप्चुअल आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा. दूसरा चीज, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन जो रीड करते हो वो दिमाग में आपको जल्दी समझेगा, दिमाग आपका जल्दी ग्रास्प करेगा और आपको समझेगा कि क्या पूछा गया है. जो पूछा गया है उसके हिसाब से आपको आंसर निकालते आएगा. दूसरा, यू हैव टू सॉल्व PYQs फॉर दैट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत बार बार अगर ये क्वेश्चन रिपीट पे भी आता है, मान लीजिए आप एक चैप्टर पे 200 MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट पे वो PYQ है और वो एक ही क्वेश्चन आपको रिपीट पे आ रहा है, 10 बार रिपीट पे आ रहा है, तो आप जब भी वो क्वेश्चन को 10 बार पढ़ रहे हो, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, रीड ऑल दी ऑप्शंस. आपको रट जाता है ये मैं मानती हूँ, बट आपको वो ऑप्शंस फिर भी देखने हैं क्योंकि कई बार थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं. तो PYQs आप करोगे. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी को अक्सर बोलते हैं कि रटना है. रटना आपको नहीं है. यू डोंट हैव टू मग अप बायोलॉजी कॉन्सेप्ट. इसके लिए आपको क्या करना है, बायोलॉजी में बहुत सारे ड्राइंग्स होती है, डायग्राम्स होते हैं. यू हैव टू फोकस ऑन दैट. डायग्राम के बेसिस पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डायग्राम क्लियर नहीं होता. तो आपको ये स्केलेटल टिश्यू जो होता है, इसको आप कैसे याद रखोगे? सिंपली एक डायग्राम के बेसिस पे आप याद रखोगे. आई विल ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम और उसके बेसिस पे मैं आपको 6 to 7 पॉइंट्स बताऊंगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स. फर्स्टली, इट इज इजी टू ड्रॉ. सेकेंडली, इसके बेसिस पे आप 6 to 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही पता लगा सकते हो. कैसे? सिलेंड्रिकल शेप, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने के बाद इस पे आपको लाइनिंग्स दिखेगी जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस. ओके, तो ये स्ट्राइएटेड मसल है. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, इसमें स्ट्रिप्स दिख रही है आपको, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, सो स्ट्रिप्ड मसल. फोर्थ पॉइंट इज वॉलेंटरी मसल. दिस मसल वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विल, सो दिस विल बी प्रेजेंट ऑन ऐसे जगह पे जहां पर आप खुद से काम कर सकते हो, जैसे कि स्केलेटल नाम में ही है. फिफ्थ पॉइंट, इसको स्केलेटल मसल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज अटैच टू द बोन्स. बोन्स के ऊपर अटैच होते हैं और बोन्स को मूवमेंट जो होता है हम हमारे हिसाब से करते हैं, इसीलिए ये वॉलेंटरी मसल भी कहलाया जाता है. सिक्स्थ पॉइंट, आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, यानी कि इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. सेवेंथ पॉइंट, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, सो दिस मसल इज अनब्रांच्ड. इस तरीके से एक डायग्राम के बेसिस पे आप 7 कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली आप पढ़ सकते हो. तो डायग्राम्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी. नेक्स्ट इज आपको असर्शन एंड रीजन कैसे सॉल्व करना है. अभी लेटेस्ट से असर्शन है और रीजन है दिया हुआ. असर्शन एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीजन एक स्टेटमेंट दिया हुआ है. इसके लिए मैं 2 टिप्स बताऊंगी. पहला, असर्शन जो भी होता है उसको आप पढ़ोगे अच्छे से, रीजन पढ़ोगे, पहले आप जान लोगे कि असर्शन ट्रू है या नहीं है.
दूसरा रीजन ट्रू है या नहीं है, ये जान लोगे। अगर मान लीजिए आपके दोनों भी सही होता है, assertion is true, reason is true, आपको दिक्कत ये आता है कि whether reason is the correct explanation of assertion or not, इसके लिए बेस्ट ट्रिक जहां पर 85 to 90% times this trick works. What is the trick? The trick is आप क्या करोगे, you will read the reason first, okay? इसके बाद आप कोई कंजंक्शन लगाओगे, इंग्लिश में कंजंक्शंस होते हैं। Let us say you are reading the reason, then you will add certain words like because, as, of, ऐसे वर्ड्स लगाओगे एंड आप फिर से असर्शन पढ़ोगे। रीजन पढ़ना है, बिकॉज लगाना है, असर्शन पढ़ना है। अगर सेंटेंस का मतलब बन रहा है देन इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, अगर नहीं बन रहा है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा टिप, अभी ये ना 5% केसेस में काम आता है, ये टिप का अप्लाई करना है। 5% केसेस में ये यूज होता है। पहला कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, इफ योर कॉन्सेप्ट इज लाइक यू हैव रेड एनसीईआरटी लाइन टू लाइन और आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा क्लियर है। दूसरा, आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या करना है, तो वहां पर ये टिप अप्लाई होता है। क्या करोगे आप, असर्शन पढ़ोगे और उसके बाद बिकॉज लगा के रीजन पढ़ोगे। नाउ दिस केस, इसमें आंसर राइट होने के सिर्फ 5% चांसेस होते हैं। तो आप पहले वाले टिप यूज करना, देखना। पहले तो क्या करो, आप पहले 4 मंथ्स में ये ऐसे असर्शन रीजंस बहुत सारे प्रैक्टिस करो यूजिंग दिस ट्रिक। इफ यू आर फीलिंग दिस ट्रिक इज ओके, दिस ट्रिक इज ओके, देन यू कैन कंटिन्यू विद द सेम। पर कई बार ऐसा होता है असर्शन के बाद बिकॉज लगा के रीजन किया जाता है। ये एक टिप हो गया असर्शन रीजनिंग के लिए। तीसरा एक और एक चीज होता है, दैट इज आपको जो सेंटेंसेस होते हैं, यूजुअली हमारा ब्रेन एक्टिव वॉइस, इंग्लिश की एक्टिव वॉइस में समझता है ब्रेन, बट पैसिव वॉइस अगर मैं कोई सेंटेंस में यूज कर दूं तो बच्चों को वो समझ नहीं आता। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जो पैसिव वॉइस में होते हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जा रहा, बस फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस इज चेंजिंग। तो आपको वो, इसके लिए आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का भी देखना पड़ेगा। बोलते हैं साइंस में इंग्लिश मैटर नहीं करता, बट ऐसे स्टेटमेंट के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। अभी ऐसा होता है कि सिलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस होते हैं। मतलब यहाँ पे अभी 4 या 5 स्टेटमेंट दे देंगे, लेटर्स से 5 स्टेटमेंट दे देंगे। 5 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ये 5 स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट वाले गेस करने हैं कौन से। दिस 5 स्टेटमेंट कैन बी ऑन वन टॉपिक, और ये 5 स्टेटमेंट अलग अलग टॉपिक्स पे पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही है, तो उसके ऑप्शंस होते हैं। लेट अस से फर्स्ट में 1, 2 and 3 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, ऐसे भी होता है। कई बार ऐसा होता है ऑल आर करेक्ट, या फिर कई बार ऐसा होता है 3, 4, 5। तो आपको ये स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चंस काफी टफ होते हैं, इस पे आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो। अदरवाइज इसको थोड़ा सा बाद में करना है। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी आ जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से इसमें दिक्कतें आती है, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, एक जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, दूसरे जो मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब एक टाइम पे वो एक सब्जेक्ट के 3-4 चैप्टर का पढ़ रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड एट ऑल, उनके लिए मैं बताऊंगी क्या करना है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मल्टीटास्किंग नहीं आता है, एक ही चैप्टर लेते हैं, वही पूरा परफेक्टली करेंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर करेंगे। जो 4-5 चैप्टर लेंगे, मिक्स कर देंगे, तो ये ट्रिक नॉन मल्टीटास्किंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मल्टीटास्किंग स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये टिप ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो 4 चैप्टर अगर एक साथ पढ़ रहे हैं एक ही सब्जेक्ट का और वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में नहीं डालेंगे, वो स्टूडेंट्स ये टिप अप्लाई कर सकते हैं। अभी टाइम 4 मंथ्स है, तो इसमें पूरा बायोलॉजी के चैप्टर्स अगर करने हैं, या पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर करना है, या फिर पूरे फिजिक्स के चैप्टर करना है, तो उसके लिए टिप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मल्टीटास्किंग स्टूडेंट्स को क्या करना है, लेट अस से आई एम गिविंग यू एग्जांपल फॉर बायोलॉजी। पहले क्या करना है आपको, प्लांट किंगडम, photosynthesis. I am just giving you the example. You can select the topics which you want to
improve. एंड तीसरा है एनिमल किंगडम. लेट अस से अभी क्या करना है आपको, सिर्फ आपको ये चीज के लिए यू विल बी रिक्वायरिंग 30 मिनट्स डेली का. आपको 30 मिनट्स में अगर आपने 30 मिनट्स डेली के डेडिकेटेडली पूरा हफ्ता किया तो आपका एक हफ्ते में 3 चैप्टर्स आराम से हो जाएंगे. एंड दैट इज द स्मार्ट वर्क वी आर डूइंग. सो पहला चीज जो है दैट इज 30 मिनट्स में मैं टाइम डिवाइड करती हूँ. 3 चैप्टर्स का टाइम मैं डिवाइड कर रही हूँ 10 मिनट्स ईच. आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस नहीं करना, आपको पूरा ही चैप्टर पे फोकस करना है. तो आप क्या करोगे, पहले के 10 मिनट यू विल रीड अबाउट प्लांट किंगडम. बट कौन सा पार्ट, लेटेस्ट से प्लांट किंगडम में 2 टाइप्स होते हैं, 2 ग्रुप्स हैं, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स. तो क्रिप्टोगैम्स का आप थैलोफाइटा लोगे. अभी थैलोफाइटा को पढ़ने के लिए हार्डली यू विल रिक्वायर 10 मिनट्स. और एग्जाम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज एग्जाम्पल्स. तो 10 मिनट में आप ये पढ़ोगे, एकदम अच्छे से पढ़ लोगे विद एग्जाम्पल्स. दूसरा है नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में से लाइट रिएक्शन का पहला दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ोगे. वन ऑफ द साइकिल या फिर आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ले सकते हो. ये भी 10 मिनट में आपका हो जाएगा एकदम अच्छे से. नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम ले सकते हो दैट इज पोरिफेरा. एंड डोंट फॉरगेट टू मग अप द एग्जांपल्स. यहाँ पर एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे. अभी आप क्या करोगे, 10-10 मिनट का टाइम मैंने बांट के दिया है, तो आप क्या करोगे, डेली का ये 30 मिनट्स आप पढ़ोगे. लेट अस से डे 1 पे आपने ये चीज की जो मैंने बताई है. दूसरे दिन पे आप क्या करोगे, दूसरे दिन के 30 मिनट्स में आप क्या करोगे, फर्स्ट यू विल रिवाइज दिस बिना देखे कि मैंने कल क्या पढ़ा था 10 मिनट में थैलोफाइटा के बारे में. आपको तुरंत आएगा, एग्जाम्पल्स तो तुरंत ही आ जाएगी क्योंकि कल ही पढ़ा हुआ. दूसरा साइकिल भी आपको याद आ जाएगी क्योंकि कल ही पढ़ी थी. एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल, पोरिफेरा का एग्जाम्पल भी याद आएगा. ये पहले रिवाइज करना है, उसके बाद नेक्स्ट लेना है. यानी कि इसके बाद आप लोगे ब्रायोफाइटा, इसमें आप लोगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और इसमें आप लोगे निडारिया फाइलम. इस तरीके से आप एक हफ्ते के अंदर पूरे 3 चैप्टर्स बायोलॉजी के कवर कर सकते हो. ये ट्रिक है मल्टीटास्किंग स्टूडेंट्स के लिए. अभी जो नॉन मल्टीटास्किंग है, ऐसे स्टूडेंट्स जो ये कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेंगे तो प्लांट के एनिमल में डाल देंगे, ऐसा नहीं करना है. इसीलिए जो नॉन मल्टीटास्किंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास टिप है कि आपको एक वीक में एक चैप्टर लेना है. यू नीड टू स्टडी 1 चैप्टर इन 1 वीक. ओके. दूसरा चीज, ये जो एक हफ्ते में आप चैप्टर पढ़ रहे हो ये थोड़ा सा टफ होना चाहिए जनवरी के मंथ में. उसके बाद आप इजी चैप्टर उठाओगे क्योंकि टाइम कम रह जाएगा तब. सो एक हफ्ते में एक चैप्टर लेना है. अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो 1 हफ्ता लगाएंगे. अगर वो चैप्टर छोटा है, इजी है, तो 3 to 4 डेज में आप ट्राई करोगे कि आप उसको पढ़ लो. तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास अभी टाइम है, आप सारे चैप्टर्स कर सकते हो. बट हर सब्जेक्ट का डेली बेसिस पे करना है. केमिस्ट्री भी करोगे, फिजिक्स भी करोगे, बायोलॉजी भी करोगे, तब जाके ये ट्रिक काम आएगी. नेक्स्ट स्टेप इज एक्यूरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपको उसका आंसर ऐसे कंफ्यूज हो रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डोंट ऑप्ट फॉर दैट आंसर. अगर आपको 70% या उससे ज्यादा आपको श्योरिटी है वो आंसर की, तभी उसको ऑप्ट करना. 70% से लेस श्योरिटी रहेगी, डोंट ऑप्ट फॉर दैट आंसर. रीजन, यू विल लैंड अप इन प्रॉब्लम, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा आपका. हमको नेगेटिव मार्किंग को ब्रेक करना है, पॉजिटिव मार्किंग की तरफ जाना है. नेक्स्ट स्टेप इज रिवॉर्ड योरसेल्फ. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप खुद को एक रिवॉर्ड दो. एज इफ जैसे आपको एक छोटा सा स्नैक कंज्यूम कर सकते हो, या एक घर में एक राउंड मार के आ सकते हो, रोम कर सकते हो बस 5 मिनट के लिए. तो रिवॉर्ड करने के चक्कर में क्या होगा, आपका जो दिमाग है, मतलब जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको और चाहिए रहता है. छोटे से वी डोंट सेटल फॉर लेस, तो हमको और ज़्यादा चाहिए रहता है. तो आप कॉन्सेप्ट भी उतने पढ़ोगे, रिवॉर्ड भी उतने लोगे. बट बड़े बड़े रिवॉर्ड्स नहीं, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, क्योंकि हमको टाइम सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इज बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज आपने 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत की है, सब पोर्शन खत्म हो चुका है.
बस आपको वीक टॉपिक और जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। तो आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि 2 साल में आपने जितना भी पढ़ा है उसका कुछ ना कुछ तो आपको आएगा ही। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। पहले 3 घंटे में आपको बहुत मेजर होता है फर्स्ट आवर में कॉन्फिडेंस गेन करना। द मोमेंट यू स्टेप इनसाइड द एग्जाम हॉल, उधर से लेके आपको पूरे 1 घंटे तक आपका कॉन्फिडेंस वही बरकरार रखना है, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस अगर आप 1 घंटे के लिए, हमारा ब्रेन जो होता है ना, उसको अगर पता चल जाए कि हाँ वी आर वेरी कॉन्फिडेंट 1 घंटे के लिए, वो 3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, आपको समझेगा भी नहीं कि 3 घंटे कहाँ चले गए। लास्ट एंड फाइनल टिप, अगर आप नीट एस्पायरेंट हो और अगर आपका स्कोर सिर्फ स्टैग्नेंट हो चुका है, मतलब आपको लेटेस्ट से 360 में से आपको 300 मार्क्स आ रहा है और 300 मार्क्स से आप ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हो, उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, तो इसको ब्रेक कैसा किया जाए? तो बीटिंग स्टैग्नेंट स्कोर। स्टैग्नेंट स्कोर को ब्रेक करने के लिए 3 बेटर और बेस्ट टिप मैं देती हूँ, दैट इज A, B एंड C। सिंपल, जो हमने केजी क्लास में पढ़ा था या उससे भी पहले नर्सरी में पढ़ा था, ABC। A stands for attempts and analysis। बहुत से अटेम्प्ट्स लेने हैं आपको मॉक टेस्ट के, और हर बार जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको एनालाइज करना है। पहला पेपर दिया, उसको एनालाइज करो कि गलती कहाँ हुई। दूसरा पेपर दिया, वो गलती रिपीट नहीं करनी। लेटेस्ट से आपका टाइम कम पड़ गया तो वर्क ऑन टाइम, स्पीड। दूसरा चीज, आपने गलत पढ़ लिया, इनकरेक्ट ढूंढना था सेंटेंस में, आपने करेक्ट ढूंढ के आ गए, इसको एनालिसिस बोलते हैं। तो पहला टिप है अटेम्प्ट एंड एनालिसिस। द मोर यू विल सॉल्व मॉक टेस्ट, द मोर यू विल एनालाइज एंड द बेटर द स्कोर विल बी। दूसरा है बैक टू बैक रिविजन। सेकेंड है बैक टू बैक रिविजन। नाउ बैक टू बैक रिविजन में आपको क्या करना है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो आपका ऑलरेडी चैप्टर अच्छे से हुआ है, इसको आप 4 मंथ्स में भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए आपको कंटिन्यूसली वो चैप्टर को, वो सब्जेक्ट को उठाकर बार बार आपको गो थ्रू करना है। इससे क्या होगा, आपके जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट दिमाग में फिटेड है वो भी फिट रहेंगे। दूसरा चीज, आपको उसका क्लियर करते आएगा कॉन्सेप्ट। अगर उसी से रिलेटेड कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर नहीं है, वो आप क्लियर कर सकते हो। थर्ड इज C, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लेटेस्ट से 4 मंथ्स का टाइम है, आप 1 हफ्ता वेस्ट कर रहे हो, 2 दिन वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इट विल इफेक्ट द सेकेंड पार्ट, दैट इज B, रिविजन को इफेक्ट होगा। और अगर रिविजन को इफेक्ट हो रहा है तो आपका एनालिसिस में इफेक्ट होगा। एनालिसिस में इफेक्ट हो रहा है तो आप बीट नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। कंसिस्टेंसी के लिए आपको कुछ नहीं करना, डेली का जो आपका टाइम सेट है, लेट अस से यू आर स्टडीइंग फॉर 5 आवर्स, तो आपको मेंटेन करना है और बढ़ाना है। जो प्रॉपरली आप सब्जेक्ट कर रहे हो उसको फिर से आप वही दोबारा उठाओगे और करोगे। उसकी वजह से क्या होगा, मॉक टेस्ट भी उतने अटेम्प्ट करोगे, रिविजन भी होगा, और ये जो स्टैग्नेंट स्कोर है वो बीट करके आप 300 लेटर्स से आप स्कोर कर रहे हो तो आप चले जाओगे 310, जाओगे 320, ऐसे करते करते आप जाओगे 360 ऑन 360। तो लास्ट के 4 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल कि आप ये ट्रिक फॉलो करो, दैट इज ABC। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल रहे। झटपट पटापट पढ़ाई करो फटाफट।